नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अलंकारों और विशेषणों से सजाकर बजट ऐसे पेश किया गया है कि न आगे देखने की जरूरत है न पीछे मुड़कर। जिन लोगों ने पिछले बजट को शानदार बताया था, उन्हीं लोगों ने इस बजट को भी शानदार बताया है। अब आपको आज की सबसे बड़ी फेक न्यूज बताते हैं। आजकल फेक न्यूज हर तरफ है, पत्रकार भी फेक न्यूज फैला रहे हैं। ध्यान ही नहीं रहा कि यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब पिछली तिमाही की जीडीपी -7.5% थी। माइनस जीडीपी का बजट पॉजिटिव बताया जा रहा है। बजट लिखने वाले का कौशल कमाल होता है। उनके वाक्यों में इरादे से लेकर आंकड़े तक इतने मजबूत नजर आते हैं कि आप यकीन कर सकते हैं कि -7.5% की जीडीपी भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था का हाल तो बजट के डिटेल में पता चलता है। सरकार का अनुमान है कि देश की जीडीपी का विकास वी शेप जैसा होगा। इस तरीके से होगा, देखिए ऐसा। और आप चाहें तो इसे विकास की विक्ट्री भी कह सकते हैं। वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है। लेकिन बजट पढ़ने पर दिखता है कि हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है। और इसलिए आज का जो बजट पेश किया गया है, इसे आप कोई आम बजट मत समझिए। ये पुराने बजट से अलग है। इस बार के बजट में सरकार ने मजबूती के साथ अपने संसाधनों को बेच देने के कई प्रस्ताव रखे हैं। अब इसके लिए निजीकरण का इस्तेमाल नहीं होता है, मोनेटाइजेशन का होता है। वैसे दोनों का मतलब एक ही होता है। पिछले साल भी भारत सरकार ने 2.1 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा था, मगर हासिल हुआ 15,000 करोड़ से कुछ अधिक, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। इस बार 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। एयर इंडिया नहीं बिक पाया। इस बार भी सरकार बहुत कुछ बेचने के लिए लेकर आई है। अब आते हैं उन चीजों पर जो पूरी तरह बिक जाएंगी, या आधी बिकेंगी, या थोड़ी थोड़ी बिक जाएंगी। इनका औपचारिक नाम है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को बेचा जाएगा। कौन से बैंक होंगे, हर बैंक वाला गेस कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, इसके लिए आईपीओ लाएगी। गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल की पाइपलाइन को मोनेटाइज किया जाएगा, इसे भी समझें बेचा जाएगा। टायर 2, टायर 3 शहरों के हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के वेयर हाउस की भी हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 हाईवे को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा। पिछले बजट में सरकार ने 2024 तक एनएचएआई की 6000 किलोमीटर की लंबाई के 12 नेशनल हाईवे को मोनेटाइज करने की बात कही थी। खेल के स्टेडियम भी बेचे जाएंगे। क्या खेल के स्टेडियम तक का निजीकरण होगा? बजट में विस्तार से तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सवाल है, जैसे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, क्या ऐसा भी होगा कि इसे बेच दिया जाएगा? इस बजट में निजीकरण के फैसले को साहसिक बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हर साल 1 फरवरी को देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो बजट को कैसे समझे। आप सब आज ये समझना चाहते होंगे कि ये जो आज नया बजट आया है, इससे आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आएंगे और वो बदलाव कितने शुभ होंगे, कितने अशुभ होंगे, यानी आज के बाद से अगले 1 साल तक आपका जीवन कितना बदलेगा। तो आज हम आपको ये नया बजट सरल शब्दों में समझाएंगे। पिछला साल यानी वर्ष 2020 पूरा साल कोविड की भेंट चढ़ गया था। इसने हमें ये समझाया कि स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसलिए आज का जो बजट पेश किया गया है, इसे आप कोई आम बजट मत समझिए। ये पुराने बजट से अलग है और इसे आप एक रिकवरी वाला बजट कह सकते हैं। और जानकार पूरी तरह रीझ गए हैं, काफी खुश हैं, बाजार भी खुश है। उन्हें लगता है कि निजीकरण से सरकार के पास पैसे आएंगे और गरीब लोगों का भला होगा। क्या यही लोग, जब ये कंपनियां नवरत्न थीं और हजारों करोड़ों का मुनाफा कमाती थी, तब उनके घाटे में जाने को लेकर चिंतित हुए थे? निजीकरण जब भी होता है, कहा जाता है बेच दिया गया, लेकिन इसे लेकर हर दल की नीतियों में खास अंतर आपको नहीं दिखेगा। जरूर जिस तरह से थोक में स्पष्टता के साथ एटॉमिक सेक्टर से लेकर बैंक और बीमा सेक्टर की सरकारी कंपनियों के बेच देने या बंद कर देने की बात कही गई है, इस बजट में वो वाकई साहसिक है। लेकिन क्या नतीजा ऐतिहासिक होगा?
नीति आयोग ने जून 2019 में सुझाव दिया था कि 48 सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाए। इनमें एयर इंडिया, एनटीपीसी का कुछ हिस्सा, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे नाम थे। सरकारी जमीनें भी बेची जाएंगी। सरकार की निगाह सरकारी जमीनों पर भी है बेचने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे एक बीमार व्यक्ति लंबी बीमारी के बाद जब स्वस्थ हो रहा होता है, यानी जब रिकवर हो रहा होता है, तो उसे अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, उसे अनुशासन में रहना होता है और उसे रिकवरी के लिए एक समय चाहिए होता है। उस समय, रिकवरी के समय, उसकी जो जीवन शैली है वो बदल जाती है। तो आज का जो बजट है, इसका सेंट्रल थीम अगर आप माने, अगर एक थीम कोई है तो वो सेंट्रल थीम है स्वास्थ्य। पूरा के पूरा बजट स्वास्थ्य के आसपास घूमता है। और वो स्वास्थ्य कौन सा है? वो है आपका स्वास्थ्य, यानी देश के नागरिकों का शारीरिक स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य और जिन शहरों में आप रहते हैं उन शहरों का स्वास्थ्य। इस तरह यह बजट निजीकरण का सार्वजनिक ऐलान का बड़ा बजट है। भारतीय जीवन बीमा में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, नेशनल हाईवे के टोल बेच दिए जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। शहरों में प्राइवेट सेक्टर को 20,000 बसें चलाने के लिए एक मॉडल बनाकर दिया जाएगा, पीपीपी मॉडल। क्या इससे परिवहन विभाग की सरकारी बसों और डिपो पर भी असर पड़ने वाला है? सैनिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उनके कर्मचारियों की भी हालत ठीक नहीं है। अब तक 29 सैनिक स्कूल हैं, कुछ और बन रहे हैं। लेकिन इस बजट में सरकार ने कहा है 100 और सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और एनजीओ के साथ प्राइवेट स्कूलों या राज्यों की मदद से बनाए जाएंगे। ये सैनिक स्कूल चलाने वाले एनजीओ कहां से आ जाएंगे, सरकार बता सकती है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के फैसले का स्वागत हो रहा है। कहा जा रहा है कि इनकी जगह पर नई गाड़ियां आएंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होगा। सरकार का अनुमान है कि देश की जीडीपी का विकास वी शेप जैसा होगा, इस तरीके से होगा, देखिए ऐसा। और आप चाहें तो इसे विकास की विक्ट्री भी कह सकते हैं, इसे विकास की विक्ट्री शेप या वी शेप भी कह सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जीडीपी की विकास दर में जो गिरावट पिछले एक साल में हुई, उसकी न सिर्फ भरपाई हो जाएगी, बल्कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021 और 22 में भारत का जीडीपी विकास दर 11% से भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा अलग अलग अनुमानों में बताया गया है। वी शेप रिकवरी क्या होती है, अब ये देखिए। हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है। पिछले वित्त वर्ष की 2 तिमाही की जीडीपी माइनस में चली गई। पहली तिमाही में -23.9% और उसके बाद की तिमाही में -7%, यानी नीचे से और थोड़ी सी ऊपर उठती है। तब त्योहार थे, अब तो वो भी नहीं है। अभी तक सरकार वित्तीय घाटे को लेकर सतर्क रहा करती थी, संकोची रहा करती थी, क्योंकि 2003 में कानून बना था कि जीडीपी का 3% ही होना चाहिए घाटा। लेकिन सरकार इसे अब 9.5% तक ले जाने के लिए तैयार हो गई है। मतलब आमदनी से ज्यादा खर्च करेगी। इसकी मांग की जा रही थी कि सरकार जनता में मांग को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करे। लेकिन सरकार के पास पैसे कहां हैं? जब उसके पास होगा तभी तो वो खर्च करेगी। दुनिया में आर्थिक स्थिरता के लिए काम करने वाली संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि अगले कारोबारी साल में दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की होगी और ये 11.5% तक हो सकती है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर भारत का हो सकता है, ये आईएमएफ का अनुमान है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कटौती की जाएगी। इस बजट में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अगले 3 या 5 साल में होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया जाएगा। इससे होता यह है कि जब 5 साल की अनुमानित राशि एक साथ बता दी जाती है, तब हेडलाइन बड़ी हो जाती है और उसका प्रतिशत भी भाग जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए बजट को समझने के लिए कम से कम आपको इस बजट को समझने के लिए 2019 के बजट को भी देखना पड़ेगा और 2020 के भी। एक उदाहरण देता हूं। जुलाई 2019 के बजट में वित्त मंत्री ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही। 2 साल बीत गए, अब जाकर 50,000 करोड़ खर्च करने का प्लान बना रही हैं, उसका पैसा दे रही हैं, जो अगले 5 साल में खर्च होगा।
हम रिसर्च इकोसिस्टम को लेकर इतने सीरियस हैं कि घोषणा के 2 साल बाद पैसे की घोषणा करते हैं। डीप ओशन मिशन की घोषणा कब हुई थी? पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है। 30 मई 2017 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने 8000 करोड़ की डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2018 में लॉन्च होगी। सोचिए, ये फरवरी 2021 है। 4 साल बीत गए, अब 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वो अभी अगले 5 साल में, यानी जो पैसा अब तक खर्च हो जाना चाहिए था वो अब अगले 5 साल में होगा। देरी कितनी हुई, जाने दीजिए। कि अर्थव्यवस्था और खर्चे से जुड़े हुए जो चीजें हैं उन्हें बही खाते में रखा जाता है, तो उन्होंने उसी परंपरा को निभाया और वो बही खाता लेकर संसद भवन पहुंची थी और उन्होंने तब अंतरिम बजट पेश किया। सबसे अहम, उन्होंने इस बार देश का पहला डिजिटल बजट पेश किया है। पहली बार इस देश में डिजिटल बजट पेश किया गया है, डिजिटल तरीके से। वो बही खाते की जगह आज एक टैब लेकर, एक डिजिटल टैबलेट के साथ इस बार संसद पहुंची और इस नई परंपरा की शुरुआत उन्होंने आज से की है। तस्वीरों में आप देखिए, ये टैब लेकर गई हैं। इस बार उन्होंने बही खाते को रिटायर कर दिया और बही खाते की बजाय आज वो ये टैब लेकर गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।